नमस्कार बच्चों, हम एक नए टॉपिक के साथ में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और लास्ट में जो हमारा वीडियो आप देख रहे होंगे, देखा होगा आपने, उसमें हम चर्चा जो कर रहे थे वो प्रवास के अंतर्देशीय पैटर्न जो था उसकी हमने डिटेल से चर्चा की थी। और ये जो आज का जो वीडियो रहने वाला है, ये प्रवसन की जो प्रक्रिया होती है उसके जो क्या क्या परिणाम होते हैं। प्रवास के कारण जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, तो लोगों के इस आवागमन के जो परिणाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, प्रवसन की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों प्रकार के परिणामों का एक मिला जुला स्वरूप होती है। प्रवास से सकारात्मक कारण भी देखने को मिलते हैं और प्रवास के नकारात्मक कारण भी देखने को मिलते हैं। तो प्रवसन की प्रक्रिया के द्वारा जो सकारात्मक और नकारात्मक कारण हमारे सामने उभर कर आते हैं, उनको ही हम प्रवसन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं या प्रवसन के परिणामों के नाम से जानते हैं। अब ऐसे कौन कौन से परिणाम हैं जो प्रवास की प्रक्रिया के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं, उन सब की ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रवसन की प्रक्रिया जो होती है उसमें लोगों का जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है, आते और जाते हैं, तो आने और जाने दोनों ही स्थितियों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। मान लीजिए थोड़ी देर के हम एग्जाम्पल, दो क्षेत्र हमारे सामने, एक क्षेत्र का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। तो ऐसी कंडीशन में ए क्षेत्र में मान लीजिए 50 लोग रहते हैं और बी क्षेत्र में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं। अब ए क्षेत्र में से 30 लोग बी क्षेत्र की ओर चले गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ए क्षेत्र में तो 20 लोग रह गए और बी क्षेत्र में 10 पहले से 30 और आगे 40 हो गए। तो दोनों ही क्षेत्रों में जनसंख्या का संतुलन क्या होगा, बिगड़ गया। ए क्षेत्र में तो जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या की कमी हो गई और बी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि हो गई। तो प्रवसन की प्रक्रिया से चाहे उत्प्रवास हो रहा हो या फिर आप्रवास हो रहा हो, दोनों ही दशाओं में जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। या तो अत्यधिक जनाधिक्य की स्थिति हमारे सामने आ जाती है और या फिर जनहास की स्थिति हमारे सामने निकल कर आ जाती है। तो जहाँ से लोग जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं वहाँ भी जनसंख्या परिवर्तन होता है और जहाँ जाकर लोग बसते हैं वहाँ भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। दोनों ही दशाओं में जनसंख्या का असंतुलित होना निश्चित होता है। तो ये प्रवसन की प्रक्रिया का एक जनसांख्यिकीय परिणाम था कि कैसे जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो जनसंख्या का संतुलन जो होता है कैसे बिगड़ता है, जनसंख्या असंतुलित कैसे हो जाती है। दूसरी चर्चा को देखिए, जब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है तो लोग अपने अनुसार ही धर्म का प्रसार करते हैं, भाषा का प्रसार करते हैं, संस्कृति का प्रसार करते हैं, आचार विचार है, रहन सहन है, खान पान है, तीज त्योहार है, वंश परंपरा, ये सभी हम अपने अनुसार ही करते हैं। मान लीजिए आज मैं यहाँ रह रहा हूँ, बांदीकुई रह रहा हूँ और कल को मैं मुंबई चला जाऊँगी। अब मेरे अंदर तो जो संस्कृति होगी वो बांदीकुई वाली होगी, लेकिन मुझे जाकर कहाँ रहना है, मुंबई जाकर रहना है। अब 5-10 साल मैं मुंबई रह लिया, फिर मैं वापस बांदीकुई आऊँ। तो 5-10 साल जब मैं मुंबई रहा था उस दौरान मैंने धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया था, उसकी वहाँ की संस्कृति का अनुकूल मैं हो गया था। मेरा खाना पीना, रहन सहन, बोलचाल वहाँ के अनुसार ढल गए थे। अब फिर जब मैं वहाँ से वापस बांदीकुई की ओर आ रहा हूँ तो मैं बांदीकुई में आकर जो मुंबई की संस्कृति मैंने धारण की थी उसी को चलाना प्रारंभ कर दूँगा। मैं जैसा मुंबई में रहता था वैसे ही यहाँ रहना चालू कर दूँगा। तो धीरे धीरे लोग मुझे देखेंगे और जैसा मेरा आचरण होगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग भी ढलना चालू कर देंगे। तो ये संस्कृति की जो प्रसार होता है, बोलचाल का प्रसार होता है, भाषा का प्रसार होता है, रीति रिवाज, तीज त्योहार, वंश परंपराओं का, संस्कृति का जो प्रसार होता है, ये प्रवसन की प्रक्रिया का परिणाम होता है। पश्चिमी जो संस्कृति वाले देश हैं उनकी संस्कृति को हमारे भारत के ग्रामीण परिवेश वाले लोग अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति को उन्होंने देखा, कोई न कोई वहाँ गया, वहाँ के अनुकूल ढलकर आया और अब यहाँ पे उसको चलाया जा रहा है।
आज से 50 साल पहले यदि मान लीजिए आपसे कोई कहता कि बांदीकुई के अंदर कोई लड़की या कोई औरत बाइक चला रही है, तो एक हास्यास्पद स्थिति हो जाए, हंसने वाली, बाइक लड़की चला रही है, ऐसा लगता ना। लेकिन 50 साल पहले शहरों में एक नॉर्मल सी बात थी, 30-40 साल पहले एक नॉर्मल बात थी, और आज हमारे यहाँ भी वो नॉर्मल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने शहरी संस्कृति को अपना लिया है। अब गांव का कोई आदमी है, मान लीजिए बेचारा 40-50 साल जिसकी उम्र है, और 50 साल वाली उम्र वाले से आप ऐसी वेशभूषा की अभिलाषा रखते हैं क्या? कि नया मॉडर्न जो ज़माना उसके अकॉर्डिंग, जैसे टी शर्ट पहन रखा होगा या डैमेज जीन्स पहन रखी है, ऐसी वेशभूषा की आप उम्मीद कर सकते हैं हमारे ग्रामीण परिवेश में? शायद नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बड़े शहरों में जाओगे तो एक ग्रामीण बुजुर्ग जो 60 साल का होगा, 70 साल, वो नॉर्मल ये चीज़ पहनने लग जाएगा, क्योंकि वो उसका अकॉर्डिंग, वहाँ के अकॉर्डिंग ढला, माहौल ऐसा है। और जब वहाँ से बड़े बुजुर्ग यहाँ आएंगे, ऐसे जो लोग वहाँ रह रहे हमारे यहाँ आएंगे, तो उनको देख देख के हमारे जो बुजुर्ग है पहले तो हंसेंगे, फिर उन्हीं के अनुसार ढलने की कोशिश करने लग जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती है। अब देखो, इसके दोनों परिणाम होते हैं, सकारात्मक परिणाम भी मिलता है और नकारात्मक मिलता है। जब कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति बाहर से आता है और अपने क्षेत्र में आता है जो पिछड़ा हो, वहाँ आकर वो उस उच्च शिक्षा का प्रसार करता है, तकनीक का प्रसार करता है, और ऐसी स्थिति क्या हो जाती है, फिर अनुकूल हो जाती है। ये तो फायदेमंद है। लेकिन पश्चिमी संस्कृति जैसी सभ्यता हमारे भारत देश में आकर फैलाई जाएगी तो निश्चित रूप से हम इसको ज़्यादा सकारात्मक नहीं कह सकते, नकारात्मक परिणाम कह सकते। संस्कारों की तिलांजलि हो जाती है, तो ये नकारात्मक परिणाम का एक प्रारूप है। तो हमने चर्चा की, लोगों का जो पहनावा होता है, वस्त्र आभूषण होते हैं, खान पान की प्रक्रिया होती है, भाषा होती है, और संस्कृति धीरे धीरे बदल जाती है। अंग्रेज लोग जब भारत में आए थे तो हमारी भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध थी। अंग्रेजों ने सोचा कि इस भारत को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है, जहाँ पर कण कण में लोगों के शरीर के एक एक अंग में, आप ऐसा कह, शरीर के एक जो प्रत्येक पार्ट शरीर का होता है उसमें सभ्यता जमी हुई है, संस्कार जमे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ की भाषा को बदलना चालू कर दिया, और जैसे जैसे भाषा बदलती गई, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति धीरे धीरे इनका हनन होता चला गया। तो ये एक नकारात्मक परिणाम होता है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे, जनसंख्या जब बढ़ती है तो जनसंख्या दबाव बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग अचानक किसी क्षेत्र में आकर रहने लग जाएं तो वहाँ के संसाधन तो सीमित है ना, लेकिन अचानक बहुत सारे लोग आ गए तो फिर उनको खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होने वाली है? तो जब जनसंख्या का दबाव बढ़ जाएगा तो फिर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब चाहे वो गरीबी के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगारी के रूप में हो, चाहे मकानों की कमी के रूप में हो, या आधारभूत सुविधाओं की कमी के रूप में, तो जनसंख्या का जो परिवर्तन होने वाला है वो जनसंख्या दबाव को बढ़ा देगा। और जब जनसंख्या दबाव बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से क्या होने वाला है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है बच्चों, जनसंख्या के प्रवसन की जो प्रक्रिया होती है उसका परिणाम माने जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जब जो लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में रह रहे हैं, जहाँ पे तकनीकी ज्ञान बहुत अधिक विकसित हो चुका, कुशलता है, उन क्षेत्रों के लोग जब कम विकसित देशों की ओर आते हैं, विकासशील देशों की ओर आते हैं, पिछड़े हुए देशों की ओर आते हैं, तो अपनी कार्य कुशलता को यहाँ पर आकर अप्लाई करते हैं, अपने ज्ञान का यूज़ करते हैं यहाँ कर। ऐसी कंडीशन में उन क्षेत्रों को विकास ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में रह रहा है, हमारे भारत में आ जाए, तो उसने अमेरिका में जैसा देखा है, जैसा पढ़ा है, जैसा उसको ज्ञान है, जैसे उसके पास कुशलता है, वो सारी कुशलता ज्ञान वो भारत में अप्लाई करेगा। और यदि भारत में अप्लाई करेगा तो निश्चित रूप से उसके हमारे सामने सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। यूरोपीय लोगों ने अमेरिकन क्षेत्रों की ओर प्रवास किया, अफ्रीका की ओर प्रवास किया, ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास किया। परिणाम क्या रहा? यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार होता रहा। ये कुछ परिणाम होते हैं, प्रवास के परिणाम होते हैं। एक चीज़ और है, मान लीजिए बिना बसे हुए भाग हैं, जहाँ जनसंख्या बहुत कम मिल रही है और वहाँ पर अचानक बहुत ज़्यादा लोग जाकर बस जाएं, तो जो जनसंख्या हीनता की समस्या थी उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ सकारात्मक परिणाम बन जाएगा। मान लीजिए एशिया के अंदर जो दक्षिणी पूर्वी महाजन समूह मिलता है, चीन, भारत है, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इनके रूप में मिलता है, बहुत बड़ा जनसमूह मिलता है। यहाँ से लोगों को साइबेरिया की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए सरकारी नीतियों के द्वारा। तो साइबेरिया तो एक बिना बसा हुआ भाग, निर्जन भाग, और ये वाला जो भाग है बहुत सघन बसा हुआ भाग है।
ऐसी कंडीशन में दोनों की समस्या दूर हो जाएगी। अधिक जनसंख्या वृद्धि जो दृष्टिगत हो रही थी एशिया में, वो कम हो जाएगी दक्षिणी पूर्वी भाग में, और कम जनसंख्या तो देखने को मिली साइबेरिया में, वो नियंत्रित हो जाए, वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया एक क्षेत्र में जनाधिक्य की स्थिति को दर्शा सकती है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति को भी दर्शा सकती है। तो ये भी प्रवास के परिणाम है। हुंडियों की प्राप्ति होना, जब कोई व्यक्ति अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश की ओर चला जाता है और वहाँ से वापस वो हमारे देश की ओर, जब वहाँ जाके कमाएगा, समृद्ध बन जाएगा, पैसे वाला बन जाएगा, तो उसकी भावना तो अभी भी अपने देश से जुड़ी हुई है ना। तो फिर वो क्या करेगा, डोनेशन देने लग जाएगा, दान देने लग जाएगा, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, शिक्षा के लिए, आधारभूत सुविधाओं के लिए। ऐसी स्थिति हुंडियों की, जो दान दिया जाता है वो हुंडियों की प्राप्ति कहलाता है। तो हुंडियों की प्राप्ति सकारात्मक परिणाम होता है। लक्ष्मी निवास मित्तल विदेश जाकर रहने लग गए, भावनाएं राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, और आज भी राजस्थानी लोगों के लिए बहुत सारे दान देते हैं, चाहे शिक्षा का सेक्टर के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो, या आर्थिक विकास के लिए। हुंडियों की प्राप्ति, ये पूरे की पूरी जो चीज़ें बच्चों, ये प्रवास के परिणामों के रूप में शामिल की जाती है। तो आपने देखा प्रवास के दोनों तरह के परिणाम होते हैं, सकारात्मक परिणाम भी होते हैं, नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। तो प्रवसन की प्रक्रिया सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का एक मिला जुला सा स्वरूप है, और यदि ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिले तो निश्चित ही फायदेमंद हो सकते हैं, अदरवाइज फिर स्थिति नुकसानदायक भी हो सकती है। तो ये हमने चर्चा की प्रवास के परिणाम। अब इसके आगे हम चलते हैं बच्चों, मानव विकास की संकल्पना। मानव विकास क्या है और ये कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, मानव विकास शब्द का शाब्दिक तात्पर्य होता है किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का कल्याण करना, लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना। गुणात्मक का मतलब जो वो खा रहे हैं, जो वो पी रहे हैं, जैसा वो रह रहे हैं, उनकी शिक्षा कैसी है, चिकित्सा कैसी है, आर्थिक दशा कैसी है, सामाजिक कैसी है, सांस्कृतिक कैसी है, राजनीतिक कैसी है, मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है। इन सभी दशाओं में गुणात्मक परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया होती है वो मानव विकास कहलाती है। जनसंख्या का बढ़ना मानव विकास नहीं है, लेकिन जनसंख्या की जो आधारभूत दशाएं हैं उनमें गुणात्मक परिवर्तन जो आना होता है वो मानव विकास कहलाता है। तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की आर्थिक दशाओं में सुधार करने और मानव कल्याण में वृद्धि करने की प्रक्रिया, जिससे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उसका उत्थान होता है, ऐसी प्रक्रिया मानव विकास के नाम से जानी जाती है। और मानव विकास का एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो लोगों का कल्याण करना होता है। अब कल्याण चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो रहा हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो रहा हो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो रहा हो, किसी भी दृष्टिकोण से लोगों का कल्याण हो रहा हो, कल्याण शब्द जहाँ भी, मानव का कल्याण जहाँ भी आ जाएगा, समझ लेना मानव विकास की चर्चा की जा रही है। अब मानव विकास की जो संकल्पना थी, इसको प्रतिपादित किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक नामक एक विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। और हमारे भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, जिन्होंने इनका साथ दिया था। जो महबूब उल हक थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे जो हमारे भारत के रहने वाले। इन दोनों ने मिलकर मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। अब मानव विकास से संबंधी जो दशाएं, उनका प्रतिपादन करने के लिए क्या किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के देशों के ये सारे जो गुणात्मक पक्ष हैं उनको आधार मानकर विश्व के देशों की एक सूची जारी करता है, और वो सूची जो होती है मानव विकास सूचकांक के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये पूरा को पूरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से सन 1995 से मानव विकास की स्थिति के आधार पर अलग अलग देशों का मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया जा रहा है, और उसी के आधार पर हम ये पता लगा पाते कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में आगे है या पीछे है, या किसी देश की मानव विकास सूचकांक के आधार पर स्थिति क्या है। तो ये पूरा जो चर्चा थी बच्चों, मानव विकास की संकल्पना की थी। मानव विकास की संकल्पना के बारे में अधिक जानकारी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो हमारा आज का ये जो वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है,
और सबसे बड़ी बात, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अभी से चालू करनी है। ऐसा नहीं कि जब अंत में टाइम टेबल घोषित हो तब जाके आप किताब उठा के पढ़ना प्रारंभ करें। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अध्ययन आवश्यक होता है। व्यक्ति वही सफल होगा जो निरंतर प्रयास कर रहा है। अकस्मात प्रयास करने वाला कभी सफल नहीं, पास जरूर हो सकता है लेकिन सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। तो जिनको सफलता का शिखर चूमना है, बुलंदियों को चूमना है, सबसे ऊपर पहुंचना है, उनको निरंतर पढ़ना है। आप आज से ही अपनी पढ़ाई चालू कर दें, चाहे आप 1 ही घंटे पढ़ रहे हों। तो यदि आप निरंतर रूप से 1 ही घंटे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा सार्थक है, बजाय एग्ज़ाम टाइम में टाइम टेबल देखकर 6 से 7 घंटे पढ़ाई करने के। उस वक्त आप दबाव में होते हैं, अभी आपके ऊपर कोई दबाव, फ्री मूड से आप पढ़ाई करते हैं, इंटरेस्टिंग ढंग से आप पढ़ाई करेंगे, रुचिकर पढ़ना आपको अच्छा लगेगा और उस वक्त तो आपकी पढ़ने की मजबूरी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, निरंतर पढ़ना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। एक बार फिर आपको पुनः